नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल इस समय भ्रष्टाचार के किंग पिन निकले। केजरीवाल से ऐसी उम्मीद शायद उन लोगों को नहीं थी, जो 21 मार्च की रात को प्रदर्शन में शामिल थे कि उनके नेता को लेके जाया जा रहा है। औरतें सड़कों पे लेट रही थी, आदमी भी हो हल्ला मचा रहे थे कि केजरीवाल हमारे नेता हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग डे वन से जान रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बेहद बेहद भ्रष्ट हैं और उन्होंने कट्टर ईमानदारी का जो मुखौटा था ना, उसके अंदर उनका जो चेहरा था, वो सामने आ गया। और आज बिल्कुल सामने इसलिए आ गया क्योंकि ईडी ने जो कुछ भी कोर्ट में बयान किया ना, उससे जज भी हैरान रह गए। क्योंकि उनकी रिमांड के लिए दलीलें शुरू होती हैं। उस दौरान ये बताया जाना ज़रूरी था कि इन पे क्या-क्या आरोप हैं, इनसे क्या-क्या पूछताछ करनी है, लिहाज़ा इनकी रिमांड दी जाए। 10 दिन की रिमांड की गई थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड मिली है और आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने जो लोग इन्हें किसी गफ़लत में चाहते होंगे, पसंद करते होंगे, उन लोगों पे कितनी बड़ी गाज़ गिरेगी, उनकी भावनाओं पे। हालाँकि उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल रोज़ झूठ बोलते हैं। रोज़ हज़ार बार कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन अंदर से वो कितने झूठे थे, ये उन्हें खुद भी पता था। ऐसे ही नहीं वो इतने दिनों से सम्मन्स की पेशी पे नहीं जा रहे थे। उन्हें पता था कि मेरे 2-2 मंत्री अंदर हैं, उसके बाद के कविता भी आ जाती हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को और ओपन करके रख दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अलर्ट हो जाते हैं कि अब बेटा फँसने का समय आ गया है। उन्होंने भागदौड़ शुरू की, इस अदालत में जा, उस अदालत में जा, कानून के तो वो बहुत जानकार हैं ही। इसीलिए अब तक वो बचते भी रहे और अपने आप को कट्टर ईमानदार प्रोजेक्ट भी करते रहे और लोगों की भावनाओं से खेलते भी रहे। एक परसेप्शन जो वो बनाना जानते हैं ना, उसकी आड़ में उन्होंने खुद को तो ईमानदार बताया और जो केंद्र में लोग हैं, केंद्र की जो सत्ता है, उसको ना केवल केजरीवाल, बल्कि उनकी पूरी जो कहिए कि कैबिनेट है, वो सब ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो है, वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य सरगना बताया है, यानी कि किंग पिन बताया है। अब ये बातें सब ईडी अपने मन में, अपनी फाइलों में दबा के बैठे हुए थे कि केजरीवाल आएँ, उनसे पूछा जाए। लेकिन जो केजरीवाल ने लास्ट 21st को जो उन्होंने सीन क्रिएट किया, वो बहुत बुरा था। अगर हो सकता है कि दूसरे और तीसरे सुमन पे वो जाते, तो इतनी बुरी हालत उनकी नहीं होती। आपने देखा कि उनके चेहरे पे बहुत निराशा थी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जब उनकी अरेस्टिंग होती है, तो वो अपना जेस्चर विक्ट्री वाला बता के जाते हैं कि उन्होंने कोई कसूर नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे एक मायूसी थी। उन्हें ये पता था कि मैंने कुछ गलत किया हुआ है, लिहाजा फिलहाल तो रिमांड के लिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन उनकी ज़मानत भी नहीं होगी। खुद उनकी एक मंत्रिमंडल की जो मंत्री हैं, आतिशी, उन्होंने कहा कि पीएमएलए एक्ट में ज़मानत होना नामुमकिन है और ये बात क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता होगी? उनके 2-2 मंत्री अंदर हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब लोग ये शराब घोटाले में इनकी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और इस बात का पता ईडी को भी था। अच्छा,
गिरफ्तारी के 1 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में यानी कि 22 मार्च को पेश किया जाता है। वहाँ पर जज कावेरी रावत इस पूरे मामले की सुनवाई करती हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का पक्ष रखा। मतलब इतनी भीड़ थी, अदालत पूरी खचाखच भरी हुई थी। जज को फाइनली ये कहना पड़ा कि जगह कम है, आप प्लीज़ फालतू लोग रूम से बाहर जाएँ। यही नहीं, जो ईडी के वकील थे, एसवी राजू, उन तक को रोक लिया गया क्योंकि सबको पूछताछ करके अंदर जाने दिया जा रहा था। वो लेट पहुँचते हैं तो सारी चीज़ें लेट शुरू होती हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के संबंध में अरविंद केजरीवाल के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उन्हें रिमांड की कॉपी भी दे दी गई है। गिरफ्तारी का आधार भी बता दिया गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की एक्चुअली रिमांड माँगी की थी, लेकिन शराब नीति के लिए एक विशेषज्ञों की समिति बनाई गई थी। वो फर्जी थी, ये उन्होंने फैक्ट रखा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शराब नीति कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि मतलब उसमें घूस लेने का जो है ना, वो एक सिस्टम बन जाए। मतलब मुनाफ़ा भी वो कमा सकें जो कारोबारी हैं और फिर जैसे कि उन्होंने अगर ₹100 कमाया, तो उसमें से ₹50 जो है वो आम आदमी पार्टी की जेब में जा सके। इस तरीके से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया। ये सब बातें ईडी के एडवोकेट ने कही। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड है, साजिश करता है और वो इस नीति के निर्माण में सीधे तौर पे हिस्सेदार थे। अपराध की प्रक्रिया में शामिल थे और गोवा में जो चुनाव प्रचार था, उसमें भी वो सक्रिय थे और एसवी राजू जो ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि वो अपनी पार्टी के मुखिया भी हैं और उस दौरान वो पूरी तरह से उस समय के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के संपर्क में थे। यानी कि दोनों लोग मिल कर के उल्टे-सीधे काम कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं कि लेन-देन, वो सब उनके बीच में चल रहा था। ईडी की तरफ से अदालत को ये भी बताया गया कि विजय नायर, जो कि आपका कम्युनिकेशन इंचार्ज भी था, वो अरविंद केजरीवाल के पड़ोस में ही रह रहा था और वो जिस घर में रह रहा था ना, उसे दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट किया गया था। लेकिन कैलाश गहलोत अपने नजफ़गढ़ वाले घर में रहते हैं और शराब माफियाओं की साउथ लॉबी और आपके बीच विजय नायर ही वो कड़ी था। और ईडी ने ये भी सूचित किया कोर्ट को, कई बयानों से ये मतलब पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने फ़ेवर देने के बदले साउथ लॉबी से घूस ली और वो घूस क्या था, आपको वो भी बताती हूँ मैं। अरबिंदो अरमा के शरद रेड्डी के बयान का ज़िक्र भी आता है इस दौरान, क्योंकि ईडी चाहते थे कि रिमांड मिले अरविंद केजरीवाल की। तो जो भी जानकारियाँ थी, वो सब कोर्ट के सामने रखनी थी ना। तो उन्होंने बताया कि शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस केस में वो अप्रूवर बन चुके हैं। घूस के बदले साउथ लॉबी को दिल्ली के शराब कारोबार का नियंत्रण मिला हुआ था। एक नया खुलासा और हुआ है कि ये सिर्फ़ 100 करोड़ रुपए की घूस का मसला नहीं है। अंडरलाइन कीजिए आप दोस्तों, ये केवल 100 करोड़ की घूस का मामला नहीं है। ये सब कुछ मिला कर के 600 करोड़ रुपए का मामला है, जो अरविंद केजरीवाल जानते थे। घूस देने वालों को जो मुनाफ़ा हुआ, ये सब मिला कर के इस रकम तक पहुँचता है। सभी वेंडरों ने एक हद तक कैश दिया। ईडी को ये भी बताया गया कि 45 करोड़ रुपए हवाला के ज़रिए ट्रांसफ़र किए गए थे और बयानों के मुताबिक सीडीआरएस के ज़रिए ये साबित होता है कि गोवा के एक आप उम्मीदवार को ये कैश में पैसा दिया जाता है, ये रकम घूस की थी, माने कि रिश्वत की थी। गोवा पैसे भेजने के लिए 4 माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। एएसजी राजू ने ये भी बताया कि व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि कई स्तर से अरविंद केजरीवाल
इसमें शामिल हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मामलों को वही देखते हैं। तो इस तरीके से ना केवल वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हैं, बल्कि कई लेवल पे उनकी सहभागिता इसमें है। पार्टी के वो सुप्रीमो हैं, सभी गतिविधियों के पीछे उन्हीं का दिमाग चलता है। तो ईडी ने एएसजी के माध्यम से ये कहलवाया कि 10 बार अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ करके ईडी को ईडी के समन्स को इग्नोर किया। तलाशी के दौरान भी उन्होंने सही फैक्ट नहीं बताए, जांच में उन्होंने सहयोग नहीं किया। अच्छा, केजरीवाल मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनका दिमाग शैतान के दिमाग से भी आगे चलता है। ऐसा ना होता तो क्या वो अपने 2 मंत्रियों को डेढ़ साल तक अंदर सड़ने देते? खुद के लिए तो इतनी महँगी टीम, लीगल टीम आज की तारीख में उन्होंने खड़ी कर ली। लेकिन ये जो मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, इनके लिए इन्होंने क्या किया? किसी ने नहीं देखा कि कोई बड़ी टीम उनके लिए खड़ी हो, जो 22 मार्च को देखी गई कोर्ट में। तो अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर हैं, लेकिन अब शिकंजे में फँस चुके हैं। उनका जेल से निकलना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि वो लंबे गए हैं। आज वो इस बात पे खुश हो सकते हैं कि वो ईडी के लॉकअप में हैं, यानी कि वो अपने दोस्तों के पास नहीं पहुँचे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा है कि ये पहली बार है जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में हैं। जब उनके वकील ये कह रहे हैं, तो आप पूरे मामले की संदिग्धता देखिए। अच्छा, कई दिनों से हम इस खबर को फ़ॉलो कर रहे हैं, लगातार इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं। गेस्ट से भी चर्चा होती रही, हमने सोलो वीडियो भी बनाए, आपके सामने रखे। हर बार कमेंट सेक्शन में यही सवाल आता था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कब होगी? अब मैं हर बार ये कहती थी कि ये गिरफ्तारी ईडी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये मैंने ज़रूर कहा कि इतने वो शरीफ नहीं हैं कि उनको ईडी एक कॉल करे और वो उनके पास चले जाए। उनको उनके शीश महल से घसीट के लेके जाया जाएगा जिस दिन भी वो जाएँगे। तो आप देखिए 21 मार्च को क्या तमाशा होता है उनके आवास के बाहर। सैकड़ों लोग सड़कों पे लौट रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि जिसके लिए जो इतना स्यापा कर रहे हैं, उनका नेता कितनी गिरी हुई हरकतें कर चुका है। हालाँकि आप कह सकते हैं कि अभी साबित कुछ नहीं हुआ, लेकिन ईडी ने जो सबूत, जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं, किसी रीज़न से ही तो रखे होंगे ना। हवा में तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, ये सारे फैक्ट हैं। अच्छा, एक और बात, अरविंद केजरीवाल ने अपने बहुत सारे सबूत लाइक फ़ोन और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन्होंने डिस्ट्रॉय भी किए। ये बात भी ईडी के नॉलेज में है और उन्होंने जब ईडी पहुँचती है, किसी बात का ठीक से उन्होंने जवाब नहीं दिया। यानी कि इसे कहते हैं कि सहयोग ना करना। डे 1 से ही वो सहयोग नहीं कर रहे थे और आप बोलेंगे कि फिर वही बात हो जाती है। उनको जो फर्स्ट समन 2 नवंबर को भेजा गया था, उसके बाद 8वाँ समन जो है उनको 27 फरवरी को भेजा गया और उसी के 2-3 दिन के बाद उनको 9वाँ समन भेजा गया एंड 10वां समन तो ईडी खुद ही लेकर के उनके पास पहुँची थी। वो किसी भी समन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें ये तो पता था कि मैं फँसने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने अदालत में ये कहा कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। वो ईडी के सामने जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये डर है कि वो गिरफ्तार ना कर लें और उनके कोर्ट में जाने के बाद ही
सारा रायता उन्होंने खुद ही फैलाया। मतलब उन्होंने कोर्ट से ये कहा कि मुझे डर लग रहा है, मिलॉर्ड मुझे गिरफ्तार ना कर लें। तो अलग से फिर ईडी से भी ये पूछा गया कि आपने 9 सम्मन दिए हैं, आपने उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि बार-बार उनके सामने गिरफ्तारी की बात आ रही थी। उन्हें ये पता भी नहीं था कि सम्मन कितने दिए गए हैं। लिहाजा एसवी राजू को ये कहना पड़ा कि हम उनको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। तो वकील ने ये पूछा, अरविंद केजरीवाल के वकील ने, कि उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो इस पे ईडी की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों ही बातें हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें पूरे सबूत दिखाइए। आपके पास क्या है? फाइल देखना चाहेंगे। जब उन्होंने फाइल देखी, तो उन्होंने कहा कि अरे! आपने इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब मामला फँस गया क्योंकि ये बात ईडी के ऊपर आ चुकी थी। हालाँकि मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मेबी बहुत सारे दर्शकों को ये फैक्ट ना पता हो। तो उन्होंने ये कहा कि ये इतनी सारी बातें हैं, आपने अभी तक इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? एंड द वेरी सेम मोमेंट ईडी ने अपना मूड बना लिया था कि अब उन्हें गिरफ्तार करना है। उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी की और शाम को 7 बजे तक उनके आवास पे पहुँचे और रात को लेट इवनिंग में उनको अरेस्टिंग हो जाती है। एंड 21 और 22 की रात उन्होंने ईडी के लॉकअप में गुज़ारी। अगली 6 रातें और वो ईडी के ही लॉकअप में गुज़ारने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के पास तिहाड़ में पहुँचे, क्योंकि ये भी पता चला है कि उन्होंने तिहाड़ में भी कुछ अपने लिए नए कंस्ट्रक्शन कराए हैं, लाइक वॉशरूम, टॉयलेट्स वगैरह, और रूम्स को भी उन्होंने रेनोवेट करवाया है। इट मीन्स उन्हें पता था ना कि उन्होंने जो काम किया हुआ उस पे उनको जेल जाना पड़ सकता है। तो आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखा दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एंड आप हमेशा ये पूछते थे अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो अब आपको तसल्ली हो गई होगी। और जो गलत काम करते हैं, जो इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उनके साथ एंड ऑफ द डे यही होता है। बस मैं आपको ये बता नहीं पा रही थी कि कब होंगे, लेकिन ये मैंने ज़रूर आपसे कह दिया था कि हाँ, उन पे कार्रवाई ज़रूर होगी। कब होगी ये ईडी डिसाइड करेंगे। तो ईडी ने जिस दिन डिसाइड कर लिया, द वेरी सेम डे उन्होंने उनकी अरेस्टिंग कर ली। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। एक बात कहना चाहूँगी, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। खुश रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।